साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्जाम इस बार OMR पाठ्यक्रम पर होना है, उन सभी के लिए आज की यह क्लास खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास के अंतर्गत लगभग हम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी का पेपर टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक। ये आपका पेपर टाइटल है। जो भी छात्र छात्राएं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, उन सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण हो रहेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि अगर हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। जहाँ पर भी MCQ क्वेश्चंस आने हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिलेखन। प्रतिलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम पूछा गया है कि प्रतिलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है। तो आपको बता दें द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज RNA पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा है? RNA पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है जिसमें पूछा जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम। प्रतिलेखन अनुवांशिकी जानकारी का हस्तांतरण है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA या फिर DNA टू mRNA, DNA टू mRNA या mRNA टू tRNA। तो आपको बता दें ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू mRNA। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार DDU यूनिवर्सिटी में ये पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। प्रतिलेखन अनुवांशिक जानकारी कहाँ से हस्तांतरण करता है? तो ये करता है आपका किसमें? ये करता है DNA टू mRNA। ठीक है, ध्यान लिखिएगा, DNA टू mRNA। ओके, कई बार ये रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा फैक्टर इज कंपोनेंट ऑफ। जो सिग्मा फैक्टर है वो कंपोनेंट किसका है? सिग्मा फैक्टर जो दिया गया है इसमें पूछा गया है सिग्मा फैक्टर इज कंपोनेंट ऑफ। ठीक है, तो सिग्मा कारक एक घटक है। जल्दी से बताइए, तो सिग्मा जो है किसका घटक है? RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर इज ए कंपोनेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज। ओके, ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है कि RNA के निर्माण की प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर है प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन या DNA रिपेयर या ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको बता दें इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन डी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि प्रतिलिखन के विधि से जाना जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, जिसमें था द लॉन्गेस्ट प्राइमरली ट्रांसक्रिप्ट इज जनरेटेड बाई। सबसे लंबी प्राथमिक प्रतिलेख किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? चलिए भाई आंसर कहिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूछा गया द लॉन्गेस्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज जनरेटेड बाई। तो ये किसके द्वारा जनरेट की जाती है? तो ये डायस्ट्रोफिन जीन के द्वारा, डायस्ट्रोफिन जीन के द्वारा ये जो है प्रतिलिप की उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और DDU यूनिवर्सिटी 2023 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन DDU में पूछा जा चुका है 2023 में। हु डिस्कवर्ड द RNA पॉलीमरेज, यानी RNA पॉलीमरेज की खोज किसने की थी? तो RNA पॉलीमरेज की जो खोज की थी वो किसने की थी? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो ये इन्होंने किया था, किसने किया था? सैमुअल B. वीस और जॉर्ज हार्टिज ने की थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा,
यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। डीडीयू यूनिवर्सिटी में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, पूछा क्या गया था, आरएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भाई? सैमुअल बी वीस और जेरार्ड हार्टवेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर है कि द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज। डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 2023 में। यह भी क्वेश्चन डीडीयू यूनिवर्सिटी में आया था कि अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। तो अनुलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन से हैं? तो आपको बता दें कि अनुलेखन के लिए जो आवश्यक एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें था द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज। प्रतिलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम 2023 में पूछ लिया गया था, तो आरएनए पॉलीमरेज होगा। 2 बार रिपीटेड है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये पूछा जा चुका है और इस बार आने की संभावना है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीडीयू का है जो कि पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एमआरएनए नोन एज। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है और एमआरएनए के किस नाम से जानी जाती है? तो ये नाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम अनुदैर्ध्य यानी कि ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीनोमिक डीएनए प्रोसेस फंक्शनिंग यूनिट्स ए ग्रुप ऑफ द जीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोमोटर नोन एज। कि जीनोमिक डीएनए में कार्यशील इकाइयाँ होती हैं। जो जीनोमिक डीएनए होते हैं उसमें क्या होता है कि कार्यशील इकाइयाँ होती हैं। तो जीनों का एक समूह जो प्रोमोटर के प्रभाव में होता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? उसे ओपरान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ओपरान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें है कि पोर्शन ऑफ जीन विच इज ट्रांसक्रिप्टेड बट नॉट ट्रांसलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीन का वह भाग जो लयंत्रित होता है लेकिन अनुदित नहीं होता है। तो इनमें से जो इंट्रॉन है यही भाग है। इंट्रॉन वाला जो भाग होता है वह अनुदित नहीं होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रोकैरियोट सेल राइबोसोम आर, यानी कि प्रोकैरियोट कोशिका में राइबोसोम की संख्या पूछी गई है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 70S होती है। कितनी होती है? 70S होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला 70S। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, सभी लोग उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करेंगे। द टू डोमेन्स ऑफ विच प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड इनटू आर। प्रोकैरियोट्स को जिन 2 डोमेन में वर्गीकृत किया जाता है वह कौन से हैं? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कई बार इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के 2 जीन हैं जो डोमेन में वर्गीकृत किया गया, जिनको किसके रूप में? डोमेन में वर्गीकृत किया गया है। तो वो कौन है? तो वो कौन से हैं? बैक्टीरिया और आर्किडिया। बैक्टीरिया और आर्किडिया जो हैं ये हैं प्रोकैरियोट्स जिनको डोमेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीयू में 2023 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछा गया दीक्षा कारक इनिटेशन फैक्टर्स आर। ठीक है, दीक्षा कारक हैं। तो दीक्षा कारक फास्फोलिपिड को क्या कहते हैं? दीक्षा कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। एंटीकोडन इज प्रेजेंट इन। एंटीकोडन उपस्थित होता है
क्वेश्चन क्या है कि एंटीकोडॉन उपस्थित होता है भाई। ऑप्शन दिया गया आपका डीएनए, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो एंटीकोडन जो प्रेजेंट होता है वो टीआरएनए में, किसमें? टीआरएनए में उपस्थित होता है। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन बेस मौजूद होता है? यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो आपको बताना है इसका उत्तर। तो आरएनए में दोस्तों जो प्यूरिन बेस प्रेजेंट होता है वो है गुआनिन। क्या होता है? गुआनिन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चले अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड मोर विडली इन सेल। निम्नलिखित में से कौन कोशिका में अधिक व्यापक रूप में पाया जाता है? कोशिका में अधिक व्यापक रूप में कौन पाया जाता है? तो इसमें से आरएनए पाया जाता है। व्यापक रूप में कोशिका में क्या मिलता है? हमें आरएनए मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आरएनए। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डीडीयू 2023 में पूछा जा चुका है। ट्रांसलेशन अकर्स इन द। अनुवाद में होता है। अनुवाद में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है अनुवाद, या फिर न्यूक्लियोसोम में होता है, या लाइसोसोम में, या साइटोप्लाज्म में। तो आपको बता दें कहाँ पर होता है भाई? ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ लैकोप्रान। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैकोप्रान का सकारात्मक नियामक है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं एलोलैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फिर कैंप। तो आपको बता दें यहाँ पर था कि पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ लैकोप्रान, तो यहाँ पर ग्लूकोज होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को लैकोप्रान का सकारात्मक नियामक जो होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ। 2023 में पूछा जा चुका है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अनुवांशिक कोड के होते हैं कितने अक्षर होते हैं? अनुवांशिक कोड के कितने अक्षर होते हैं? 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 या 5? तो इनमें से आप सही उत्तर करेंगे 3 लेटर्स होते हैं। कितने? 3 अक्षर होते हैं। जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कोडेड फॉर दिस रिप्रेशर प्रोटीन फॉर लैकोप्रान। ओके, रिप्रेशर प्रोटीन फॉर लैकोप्रान। निम्नलिखित में से कौन सा जीन लैकोप्रान के रिप्रेशर प्रोटीन के लिए कोड करता है? ठीक है, ऑप्शन है लैक आई, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। चलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जानना, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस टाइप से हो सकता है आप लोग पहचान ना पाएँ, लेकिन फिलहाल अब प्रैक्टिस पर ही निर्भर है। कल आपका पेपर है तो ध्यान देना तो पड़ेगा ही। तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई, कमेंट करके बताने का प्रयास करें। अगर किसी को इस क्वेश्चन का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? लैक आई। ओके, लैक आई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से पूछा गया था कि कौन सा जीन लैकोप्रान के रिप्रेशर प्रोटीन के लिए एनकोड करता है? तो लैक आई, LAC-I यही करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूकैरियोट्स द बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज। ठीक है, यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया में विनिमयन का सबसे सामान्य रूप प्रोमोटर नियंत्रण, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन कंट्रोल, या रेस्पिरेशन कंट्रोल, या फिर ट्रांसपरेशन कंट्रोल, पर्सनल कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया में
जो विनिमन का सबसे सामान्य रूप है वो है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लैक ओपरान मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाक ओपरान मॉडल का घटक नहीं है। तो ट्रांसलेशन जो इसमें से हो जाएगा कंपोनेंट नहीं है तो वह जाएगा प्राइमर जीन। प्राइमर जीन जो है ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें। ठीक है, पूछा गया था कि कौन सा एक लाक ओपरान मॉडल का घटक नहीं है, तो क्या बताएंगे, जीन प्राइमर जीन नहीं है। बाकी अगर प्रोमेटर जीन बात करें तो ये भी लाक ओपरान मॉडल का एक घटक है। संरचनात्मक जीन और नियात्मक, इसमें जो प्राइमर जीन है यही नहीं है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका अगला प्रश्न है कि ओपरान सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो ओपरान सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करता है, ओपरान सिस्टम में शामिल हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑपरेटर, रेगुलेटर, रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन है प्रोमोटर एंड ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ एबव। ठीक है, तो ओपरान सिस्टम में जो शामिल है ना वो है ओपरान, ऑपरेटर और संरचनात्मक जीन। ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक टूल ऑफ जेनेटिक रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ सम प्रोटीन टू बिंड टू स्पेसिफिक। अनुवांशिक नियम की बुनियादी उपकरण कुछ प्रोटीन की विशिष्ट से आवृद्ध होने की क्षमता है, तो यह रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेस। क्या है भाई, रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेस द राइट आंसर इसमें होगा। जब भी बात करें हम बेसिक टूल ऑफ जेनेटिक रेगुलेशन की तो आप इसमें क्या सही करेंगे, रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेस द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि ऑल रेगुलेटरी प्रोटीन प्रोसेस एक कॉमन डीएनए binding moves that the specific flexes in their the protein chain permitting then the interlock with। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी नियामक प्रोटीनों में एक समान डीएनए बाइंडिंग और मोटिफ होता है जो उनकी प्रोटीन श्रृंखला में विशिष्ट फ्लेक्स होते हैं जो उन्हें किसके साथ इंटरलॉक करने की अनुमति देते हैं। तो किसके साथ भाई इसकी इंटरलॉकिंग होती है, ये होती है डीएनए हेलिक्स के साथ। तो द माइनर ग्रोव ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए हेलिक्स का मामूली नाली। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही है। यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो द माइनर ग्रोव ऑफ डीएनए हेलिक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर दीज मैनी हिस्टोन्स इन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम के मूल में कई हिस्टोन होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन होते हैं, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे 8 होते हैं। कितने, एक न्यूक्लियोसोम में 8 के मूल में से कई हिस्टोन होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे आंसर 8 जो होते हैं, कितने 8। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर है। चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर दीज मैनी हिस्टोन्स इन द कोर ऑफ ए न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम के मूल में कई हिस्टोन होते हैं, तो उनकी संख्या पूछी गई है। तो इनमें संख्या कितनी होती है, अभी मैंने बताया 8 होती है। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन की संख्या कितनी है 8, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोट एंड बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द रेगुलेशन इज। यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया में जो विनिमन का सबसे सामान्य रूप है वो क्या है, तो इनमें जो सामान्य रूप है वो है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। अभी मैंने इसको टाइप के क्वेश्चन का आंसर मैंने कराया है, ध्यान दीजिएगा, सेम यही प्रश्न था। ठीक है, कि यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया में जो विनिमन का सबसे सामान्य रूप है उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड्स ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग इज द पार्टिकुलरली यूज इन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग की विधि में विशेष रूप से उपयोगी हैं पौधे,
या फिर एनिमल यानी जानवर, या कीड़े, या फिर सूक्ष्म जीव। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग की विधि में जो सबसे विशिष्ट रूप से उपयोगी हैं वो पौधे होते हैं, यानी प्लांट्स। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो आरएनए इज पार्टिसिपेट इन। माइक्रो आरएनए जो होते हैं, माइक्रो आरएनए किसमें भाग लेते हैं? तो ये जीन साइलेंसिंग में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन साइलेंसिंग। ओके चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है, द मेथड्स ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग इज द पार्टिकुलरली यूज इन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग की विधि में विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो इसमें सबसे विशेष रूप से उपयोगी हैं वो हैं पौधे, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, CAP इज। CAP का फुल फॉर्म पूछा गया है और DDU विश्वविद्यालय में 2023 में पूछा जा चुका है। तो CAP का जो फुल फॉर्म होता है कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। ओके, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हो सकता है ये रिपीट हो इस बार। ओके ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज ए रिसेप्टर विंड एंड ओपरान। पहला है ऑपरेटर, प्रोमोटर, इंडक्सर या फिर कैटाबोलाइट एक्टिवेटर साइट्स। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर आपका करेक्ट आंसर है कि जो रिप्रेशर ऑपरान को कहाँ बांधता है, तो रिप्रेशर ऑपरान को कहाँ बांधता है? ऑपरेटर में। ओके ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, siRNA आर प्रोडक्टेड बाई। siRNA किनके द्वारा निर्मित होते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, DNA डैमेज, RNA डैमेज, या फिर दूसरा दिया गया है कि ऑप्शन डी एंजाइमेटिक एक्शन। तो सही आंसर हो जाएगा एंजाइमेटिक एक्शन। ओके सही उत्तर क्या हो जाएगा? siRNA एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ siRNA। निम्नलिखित में से कौन सा siRNA की करतूत नहीं है? करतूत यानी क्रिया नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसलेशनल यानी अनुनाद, इनहिबिटन यानी निषेध कहते हैं इसको। दूसरा है mRNA डिस्ट्रक्शन या बेस डाइवायराइजेशन या फिर प्रोमोटर साइलेंसिंग। तो इसमें प्रोमोटर साइलेंसिंग नहीं होगा, इसमें होगा बेस डिमराइजेशन। ओके ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा RNA की करतूत नहीं है? तो ये हो जाएगा बेस डिमराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द dsDNA कैन रिप्रेजेंट जीन एक्सप्रेशन। कि dsDNA का परिचय जीन अभिव्यक्ति को दबा सकता है, यह क्या सत्य कथन है या असत्य कथन? नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज द प्रोबेल इन्वेटर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का संभावित आविष्कारक कौन है? तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक था वो था गुरोलोमो प्रकाट स्टोरो। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फोटोग्राफ विच इज टेकन फ्रॉम माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। माइक्रोस्कोप में ली गई तस्वीर को क्या कहा जाता है? फोटोग्राफ कहा जाता है, डायग्राफ कहा जाता है, ग्राफ कहा जाता है, फिर माइक्रोग्राफ कहा जाता है। तो जो माइक्रोस्कोप में ली गई तस्वीर होती है उसको माइक्रोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोग्राफ। 2023 DDU विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी के साथ सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल इन ए लाइट माइक्रोस्कोप इज यूजिंग। एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में कार्य सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। क्या कह रहा है कि ए वर्किंग प्रिंसिपल इन ए लाइट माइक्रोस्कोप इज यूजिंग। तो ये किसका यूजिंग करता है? विजिबल लाइट का यूज करता है।
जो वर्किंग प्रिंसिपल है लाइट माइक्रोस्कोपी का, जो कार्य सिद्धांत है वो विजुअल लाइट पर, दृश्य प्रकाश पर निर्भर होता है। किस प्रकार पर? दृश्यमान प्रकाश पर निर्भर है। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा। चले अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप प्रोवाइड डिटेल 3D इमेज। माइक्रोस्कोप में विस्तृत 3D छवि प्रदान करता है। कौन सा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप, या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको बता दें 3D जो इमेज बनाता है ना, वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की विभेदन शक्ति, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की विभेदन शक्ति कितनी होती है? तो आपको बता दें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन शक्ति होती है वो होती है 0.1 mm। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की विभेदन शक्ति पूछा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 0.1 mm। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप यूजेस ए सिंगल लेंस फॉर मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप में आवर्धन के लिए एकल लेंस का उपयोग करता है। कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जो आवर्धन क्षमता के लिए एकल लेंस का प्रयोग करता है? तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे एकल लेंस। क्या प्रयोग होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में? एकल लेंस प्रयोग होता है। या क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसकी आवर्धन के लिए एकल लेंस का उपयोग करता है, तो आप क्या बताएंगे? किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप एकल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में प्रयुक्त फ्लोरोसेंट पदार्थ क्या? प्रयुक्त जो फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है वो क्या होता है? माइक्रोस्कोपी का एक प्रकार है फ्लोरोसेंट। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट एक प्रकार का पदार्थ है जो कि माइक्रोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। तो ये पदार्थ क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुनैन सल्फेट, या फिर आरामाइन कहते हैं, या सभी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो बताइए सभी लोग इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर। ये सभी जो हैं एक प्रकार के फ्लोरोसेंट पदार्थ हैं जो कि माइक्रोस्कोपी में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का संघनन किसके द्वारा होता है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के द्वारा, या फिर कंडेंसर के द्वारा होता है, या फिर ओकुलर के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का जो संघनन होता है, यानी कंडेंसेशन ऑफ द लाइट इन लाइट माइक्रोस्कोप बाई कंडेंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट इनटू टू सेपरेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। सूक्ष्मदर्शी की भेदन करने की क्षमता दो वस्तुओं को दो अलग अलग वस्तुओं में बुलाया जाता है। संकल्प शक्ति के द्वारा, लहर की लंबाई, NA, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग बताइए भाई। इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में संकल्प शक्ति, आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए किया जाता है? तो इनमें से यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, लाइट वेव, इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, या फिर कंसंट्रेशन एंड स्पीड एंड टेम्परेचर, या प्रेशर एंड स्पीड। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रेशर, माफ कीजिएगा, स्पीड एंड टेम्परेचर इज द राइट आंसर होगा इसमें।
ठीक है, सही उत्तर कौन सा है कि हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें पहला कारक शामिल है स्पीड यानी गति और दूसरा तापमान। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, सी वाला इसमें सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि DDU में 2023 में पूछा जा चुका है कि सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। अपकेंद्रण जो है वो किस नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दूसरा है स्टोक के नियम पर, स्टीन के नियम पर या फिर पैट्रिक का नियम। तो आपको बता दें जो अपकेंद्रण है ये स्टोक के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, स्टोक के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है, यहाँ पर खाली स्थान रिक्त स्थान दिया गया है, इज द लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, मिश्रण को अलग करने की एक प्रयोगशाला तकनीकी है। तो कौन सी तकनीकी है भाई, मिश्रण को हम किस तकनीकी से अलग करते हैं, तो हम क्रोमेटोग्राफी की सहायता से, क्रोमेटोग्राफी की सहायता से हम मिश्रण को अलग करने की एक प्रकार की ये प्रयोगशाला विधि है। मिश्रण को आपसे पूछा जाए कि मिश्रण को अलग करने की प्रयोगशाला विधि कौन सी है, तो आप बताएंगे क्रोमेटोग्राफी। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है जिसमें क्वेश्चन है कि द मिक्सचर इज डिसॉल्व इन ए फ्लड, जिसको कहते हैं गैस, सॉल्वेंट, वाटर, इट्स कॉल्ड द, मिश्रण किए गए तरल पदार्थ हैं जिनको हम गैस, विलायक और पानी के रूप में जानते हैं, ये घुल जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसको द्रव चरण कहा जाता है या फिर मोबाइल फेज कहा जाता है या सिस्टम फेज कहा जाता है या फिर क्रोमेटोग्राफी फेज कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, मोबाइल फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोबाइल फेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 20 में राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी वाज द फर्स्ट डिस्कस्ड इन रसिया बाय द, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इटालियन बॉर्न साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था मिखाइल तस्विट। ठीक है, ने क्या किया था, यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी का आविष्कार सबसे पहले रूप्स में यानी कि उसमें रूपस में इटली में जन्मे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिखाइल तस्विट ने किया, कहाँ किया था या कब किया था, क्वेश्चन करना चाहते कब किया था। ठीक है, तो ये जिन्होंने जो खोज किया था ना वो कब किया था, पहला ऑप्शन यहाँ पर देखें क्या दिया गया है 1995। तो आप सही उत्तर लगाएंगे कौन सा भाई, 1900 में, सन 1900 में जो इटली में जन्मे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिखाइल तस्विट, इन्होंने सन 1900 में क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक को दिया था, इन्होंने इसका पहली बार रिसर्च किया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है। पहला दिया गया है विभाजन, सोखना या ए व बी दोनों। तो आपको बता दें इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, क्योंकि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत है वो विभाजन और सोखना ये दोनों पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए एस्पायरिंग रेजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग छिड़काव विकर्मक के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन HCl या फिर NaCl सॉल्यूशन या फिर निनाहाइड्रिन सॉल्यूशन या CuSO4 सॉल्यूशन। तो इनमें सही उत्तर कौन सा होगा, इसमें होगा निनहाइड्रिन समाधान, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का प्रयोग हम करते हैं छिड़काव के रूप में। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपका है कि विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा बल शामिल है, हाइड्रोजन बल, लंदन बल, विद्युत स्थैतिक बल या उपरोक्त सभी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको बता दें इनमें सभी प्रकार के बल सम्मिलित हैं। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हाइड्रोजन बल भी सम्मिलित है, लंदन फोर्स भी, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स भी। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव।
ओके चलिए अगला क्वेश्चन है द थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज। क्रोमेटोग्राफी का जो पतला लेयर है उसको क्या कहते हैं? उसको हम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डीडीयू में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है कि साइज ऑफ द स्पॉट इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्पॉट का आकार कितना होता है? तो ये होता है, इसका जो आकार होता है ना वो 2 से 5 mm का होता है। कितने? 2 से 5 mm का। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 से 5 mm। ओके चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द लाइट फॉर्मेट फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश बनता है उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहा जाता है, यहाँ पर है पहला ऑप्शन देखें तो इसमें है ल्यूमिनेसेंस, बिल्कुल ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है बायोल्यूमिनेसेंस, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा कैमिलोमिनिसेंसेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये रासायनिक अपक्रिया में जो बनने वाला प्रकाश है उसको कहते हैं, इसका नाम है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगनू किसका उदाहरण है? जो जुगनू होता है ना, जुगनू देखते हैं आप गांव में, ठीक है, जुगनू जो जलता रहता है रात में, तो वो किसका उदाहरण है? वो किसका उदाहरण है? बायोल्यूमिनेसेंस का उदाहरण है, या फिर फोटोलिसिस का, प्रकाश संश्लेषण का, या फिर फोटो इसोमेराइजेशन का? तो जुगनू जो उदाहरण है ना वो है बायोल्यूमिनेसेंस का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द केमिकल इफेक्ट प्रोडक्टेड बाय लाइट रेडिएशंस चिफली इन द विजिबल ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन इज। प्रकाश विकिरण द्वारा मुख्य रूप से दृश्य और परावैंगनी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला जो रासायनिक प्रभाव है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फोटोकेमिस्ट्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर होगा कि प्रकाश विकिरण द्वारा मुख्य रूप से दृश्य और परावैंगनी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला जो रासायनिक प्रभाव है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फोटोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियर का नियम कहता है कि प्रकाश की तीव्रता में क्या संबंध है? वियर्स लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद द रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, डिस्टेंस, कंप्रेशन या फिर वॉल्यूम। तो आपको बता दें वियर्स लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। ओके, सांद्रता। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ये 2023 में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की विपरीत प्रक्रिया क्या है? पेयर प्रोडक्शन, कंपटन इफेक्ट, या फिर इनहेलिटेशन ऑफ मैटर, या फिर एक्सरे प्रोडक्शन। तो आपको बता दें प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो विपरीत प्रक्रिया है वो है एक्सरे का उत्पादन, एक्सरे प्रोडक्शन। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे आर सिमिलर इन नेचर टू। एक्सरे प्रकृति में समान है कैथोड रेस, या फिर पॉजिटिव रेस, एक्स रेस, या बीटा रेस। तो आपको बता दें एक्सरे में जो प्रकृति समान है वो एक्सरे किरण है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एक्सरे किरण की भेदन क्षमता उनके किस पर निर्भर करती है? तो आपको बता दें जो एक्सरे की विभेदन क्षमता होती है वो उसके आवृत्ति पर निर्भर होती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है। ऑप्शन बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्ब कैलोरी इज इन नेचर। बम कैलोरीमीटर प्रकृति में है आइसोहोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, या आइसोलेटेड। तो आपको बता दें कि बॉम्ब क्लोरीमीटर इज आइसोहोरिक इन नेचर। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। पीसीआर तकनीकी किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये कैरी
मुल्स के द्वारा जो पीसीआर की प्रक्रिया है वो कैरी मुलिस के द्वारा तकनीकी द्वारा ये निर्मित की गई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि द पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, तो आप ध्यान रखेंगे कैरी मुलिस। ओके, ऑप्शन डी में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इट इज़ द डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या वह डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक है, या फिर डीएनए डिग्रेडेशन टेक्निक है, या फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है, या ऑल ऑफ एबव। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीमरेज चेन का जो रिएक्शन है वो है किसके, डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। इट इज ए डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चले आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट फ्रॉम द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन क्या कह रहा है कि ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन इज कॉल्ड द थर्मल एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन ढूंढना था। तो यहाँ पर था कि ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन आर कॉल्ड द थर्मल साइक्लर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको हम ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्वचालित यानी थर्मल साइक्लर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल साइक्लर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये भी सही है। दूसरा देखते हैं, क्या दूसरा कथन देखते हैं। यहाँ पर है ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। तो इसमें किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायर्ड होती है, ये भी कथन इसका सत्य है। सी कह रहा है कि मिलियंस टू बिलियंस ऑफ द डिस्क्राइब डीएनए कॉपीज कैन बी प्रोडक्टेड फ्रॉम द माइक्रोग्राम क्वांटिटीज ऑफ डीएनए। तो इसमें ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन 1975, यानी कि 1975 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था भाई, सभी लोग आंसर करेंगे। तो किया था जॉर्जेस कोहलर और सेंसर मिलिस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉग्निंग द डिफरेंसेस इन। डीएनए फिंगरप्रिंट में अंतर को पहचानता है। यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए, बुल्क डीएनए या रिपीटेड डीएनए, या बोथ ए एंड सी दोनों। तो ए और सी दोनों होगा, सैटेलाइट और रिपीटेड। ओके, ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लोरो एंजाइम इम्यूनोसेंसेस, यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्लोरो एंजाइम इम्यूनोसेंसेस, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा द टेक्निक ऑफ द नॉन कॉम्पिटेटिव सैंडविक, इसे कहते हैं ELISA। ओके, ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर है, तीसरा वाला सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी अमीनो एसिड मेक अप ए प्रोटीन। कितने अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं, कितने अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 20 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड। अमीनो एसिड के बीच में जो बने हुए बंद होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ये कथन भाई बिल्कुल असत्य है। ठीक है,
प्रोटीन आर पॉलीमरेज ऑफ अमीनो एसिड, तो ये कथन सत्य है। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का। सी वाला देखते हैं, प्रोटीन आर द पॉलीमरेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये बिल्कुल नहीं है, सत्य होगा ये कथन, ठीक है। तो ट्रू पूछा गया था, तो प्रोटीन के कथन में ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि इनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज़ हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को अलग करने के लिए करते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम अलग करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी इनमें से कौन सी है। तो आपको बता दें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन के लिए जो प्रयोग की जाने वाली तकनीकी है उसको हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं, या माफ़ कीजिएगा यहाँ पर हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी इसको कहते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिकुलर मेकर्स इंक्लूड, आणविक मार्कर शामिल है, आणविक मार्कर इनमें से शामिल है। पहला है RFLP, दूसरा दिया गया है AP, RAPD या फिर AFLP। तो इसमें आल आप दीज सही करेंगे। आणविक मार्कर जो सम्मिलित है ये सभी इसमें सम्मिलित है, 2023 में पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। ओके चलिए, तो आज की इस क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों उनको हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया इस क्लास में, और मुझे आशा है लगभग कल जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को ये यहीं से मिलेंगे, ठीक है, इसी क्लास से मिल जाएंगे। बाकी PDF मैं अभी जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, एक बार PDF को जरूर रीड कर लीजिएगा और उसके बाद एक बार सुबह मॉर्निंग में क्लास का रिवीजन करके तभी आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। और बाकी जो नोट्स हैं जो और MCQs हैं इससे रिलेटेड वो मैं अभी टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और वहाँ से फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।